आज हैदराबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। बीजेपी का प्रचार प्रमुख बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जनसभा मानी जा रही है। मोदी की रैली का नाम है नव भारत युवा। हैदराबाद की ये रैली बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने शुरू से ही ये दावा किया कि मोदी काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें सुनने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे हैदराबाद पहुंच जाएंगे। दोपहर 2 बजे मोदी की रैली शुरू होगी और करीब 4 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण हो सकता है। मोदी की रैली में तेलंगाना अहम मुद्दा रहेगा। नया राज्य बनने जा रहे तेलंगाना के लोगों को मोदी गुजरात मॉडल के नाम पर लुभा सकते हैं। दरअसल तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हालत काफी खराब हो गई है और बीजेपी इस मौके को चूकना नहीं चाहती। वो आंध्र प्रदेश में भी पैठ जमाना चाहती है। हैदराबाद इस समय पूरी तरह से मोदीमय हो चुका है। पूरे हैदराबाद में हर जगह नरेंद्र मोदी के ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। मोदी की इस रैली में नरेंद्र मोदी के पोस्टर तो गली गली में चिपकाए गए हैं, लेकिन बीजेपी के इन पोस्टर्स में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कहीं भी नहीं दिख रहे। हैदराबाद पुलिस ने मोदी के 3D होलोग्राम स्क्रीन लगाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता इस स्क्रीन को जनसभा स्थल के साथ साथ तेलंगाना के करीब 5 जिलों में दिखाना चाह रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के ठीक 1 दिन पहले हैदराबाद पुलिस ने खुलासा किया है कि उन्हें मोदी की रैली में खतरे की खुफिया खबर मिली है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैली से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। शिवराज ने ट्विटर पर मोदी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर डाली थी। नरेंद्र मोदी की इस रैली का सबसे ज्यादा विरोध MIM कर रही है। MIM नेता ओवैसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की रैली का हैदराबाद में कोई भी असर नहीं दिखने वाला। MIM नेता ओवैसी ने कहा है कि जनता कभी भी सांप्रदायिक छवि वाले नेता को गद्दी नहीं सौंप सकेगी। ओवैसी ने कहा है कि MIM कभी भी मोदी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देख सकती। अलग तेलंगाना के गठन की घोषणा होने के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते मोदी की रैली में रॉयल सीमा से पहुंचने वालों की संख्या घट सकती है। रैली पर पहले टिकट विवाद का भी साया रहा। मोदी की रैली में शामिल होने के लिए 5 रुपए का टिकट रखा गया था, लेकिन बाद में बीजेपी इससे पीछे हट गई। आजकल मोदी जब भी बोलते हैं विवाद जरूर होता है। इससे पहले सांप्रदायिक बुर्के पर भी काफी सियासी संग्राम मच गया था। यशवंत सिन्हा जैसे नेता पहले ही उन्हें संभल कर बोलने की नसीहत दे चुके हैं। मोदी की हैदराबाद रैली से पहले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मोदी की PM उम्मीदवारी की घोषणा जल्द होगी। दक्षिण में येदियुरप्पा की पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी का पूरा किला ढह चुका है। दक्षिण के 4 अहम राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बीजेपी की हालत बेहद खराब है। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी दहाड़ेंगे और दिल्ली में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इकट्ठा हो रहे हैं। आज ही बीजेपी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी रैली करने जा रही है। दिल्ली में होने वाली इस रैली को बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। रैली में विजय गोयल, विजय कुमार मल्होत्रा भी शामिल होंगे। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय चौटाला ने घोषणा की है कि उनका समझौता बीजेपी से हो या ना हो, वो लोकसभा चुनाव के लिए NDA को ही समर्थन देंगे। बिहार में शहीद सैनिकों को लेकर मंत्रियों के बयान से नीतीश सरकार के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि वो पाकिस्तान को छोटा भाई मानते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने पाकिस्तान सरकार को क्लीन चिट दे दी है। कृषि मंत्री ने कहा है कि हम नहीं मानते कि पुंछ के हमले में पाकिस्तान सरकार दोषी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के मुताबिक उग्रवादी पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी हैं और वो कुछ भी करने से पहले सरकार से नहीं पूछते। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह का समर्थन भी किया। भीम सिंह ने कहा था कि जवान शहादत देने के लिए ही सेना में भर्ती होते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह शहीद की विधवा के अनशन को भी गलत कदम बता रहे हैं। नरेंद्र सिंह के मुताबिक जनरल और राष्ट्रपति हर किसी को मनाने के लिए नहीं जा सकते। पाकिस्तानी सैनिकों के हमले में शहीद बिहार रेजिमेंट के शहीद विजय कुमार राय के परिवार ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सेना ने शहीद की पत्नी समेत पूरे परिवार को आश्वासन दिया है। सैन्य अधिकारियों ने शहीद विजय कुमार राय की पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने का भरोसा भी दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद पत्थरबाजी की छिटपुट घटनाएं हुई हैं।
जम्मू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद राजौरी में भी कर्फ्यू लगाया गया है। किश्तवाड़ जिले में हुई इसके बाद राजौरी में भी कर्फ्यू लगाया गया है। किश्तवाड़ जिले में हुई हिंसा को देखते हुए एहतियातन जम्मू से पवित्र अमरनाथ के लिए तीर्थ यात्रा रोक दी गई है। जम्मू के किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर दिल्ली में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्त मोर्चा को दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं से कहा है कि बंद को खत्म करने के लिए सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकती है। ममता के अल्टीमेटम पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा काफी गुस्से में है। सख्ती बरतने के जवाब में जीजेएम ने खून खराबे की चेतावनी दी है। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी मां वाईएस विजयम्मा ने लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए कांग्रेस के फैसले के तरीके पर एतराज जताते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष उमा भारती ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सूबे को एक नहीं बल्कि 5 मुख्यमंत्री चला रहे हैं, इसलिए ऐसी दुर्दशा हो रही है। यूपी में पिछले 20 सालों में 105 आईएएस अफसरों को निलंबित किया जा चुका है, जिसमें से 100 के खिलाफ प्रमाणित तथ्य नहीं मिलने के बाद बहाल करना पड़ा। यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारियों के निलंबन बीएसपी की मायावती सरकार ने किया। मायावती ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा 68 आईएएस अधिकारियों का निलंबन किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में अफसर इस कदर हावी हो गए हैं कि वो अब जनता पर हाथ भी उठाने लगे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास को अग्रिम जमानत दे दी है। रामदास के समर्थकों पर विल्लुपुरम जिले में 8 अगस्त को तोड़फोड़ की थी। इम्फाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धमाका हुआ है। धमाके की तीव्रता काफी कम थी। मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के आवास की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुए धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने धमाके के आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में कोयला खदान में हुए हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 5 घायल हुए हैं। सुंदरगढ़ जिले में ओपन कास्ट माइन इलाके में कोयले के ढेर के दब जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। मलबे में अभी कई और लोग भी दबे हो सकते हैं। झारखंड में खूंटी में पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के 3 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस काफी वक्त से इन पर नजर रख रही थी। दिल्ली के करावल नगर में 42 साल के शख्स को अपनी नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है। सतना में बेकाबू ट्रक के कहर की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राह चलते लोगों को कैसे तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक युवक ने ट्रक को बेतरतीब तरीके से चलाते हुए 40 से ज्यादा राहगीरों को रौंद डाला था, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और 33 घायल हुए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल में टीचर काफी दिनों से उसे फीस जमा करने में हो रही देरी की वजह से टॉर्चर कर रहा था। छात्र के बैग तो स्कूल में ही पड़े हुए थे। परिवार वालों ने बताया है कि इसके बावजूद किसी भी टीचर ने स्कूल से गायब छात्र की सुध लेने की कोशिश नहीं की। स्कूल की लापरवाही के चलते 3 बहनों का भाई रक्षाबंधन से पहले ही बिछड़ गया। जीजेएम के 2 शीर्ष नेताओं को दार्जिलिंग पहाड़ियों में अनिश्चितकालीन बंद के 8वें दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। नदिया जिले के सैनपुर श्यामनगर इलाके में 68 साल के पड़ोसी पर 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा है। 4 अगस्त को हुई इस वारदात की एफआईआर बच्ची की मां ने कल करवाई। राजस्थान के करौली जिले में 200 फुट गहरे बोरवेल में गिरे छोटू का शव 72 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया है। मथुरा से आई सेना की इंजीनियरिंग की विंग भी बोरवेल में गिरे छोटू को बचा नहीं पाई। उत्तराखंड के बाढ़ में सबसे अधिक प्रभावित केदारनाथ क्षेत्र में मलबे से 21 और शव निकाले गए। इसके साथ ही केदारनाथ से निकले शवों की संख्या बढ़कर 209 हो गई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा 30 साल के कैदी की मौत हो गई है। जेल प्रशासन घटना की न्यायिक जांच करवाएगा।